इस वक्त बड़ी खबर के साथ रांची से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री और राहुल गांधी का पुतला दहन कार्यक्रम छात्र आंदोलन में बैठे छात्रों की तरफ से किया गया है और छात्रों ने कल देर रात इसे लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। 23 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं ये छात्र और आज पुतला दहन करने वाले हैं आंदोलनकारी ये छात्र। और अल्बर्ट एक्का चौक पर पुतला दहन का मुख्य कार्यक्रम जो है वो छात्रों की तरफ से 20 अगस्त तक अल्टीमेटम अब छात्रों ने दे दिया है सरकार को, जिसमें साफ कहा गया कि अगर 20 अगस्त तक आप छात्रों की मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो उसके बाद सीएम आवास का घेराव करने के लिए ये छात्र मजबूर होंगे। तो अल्बर्ट एक्का चौक पर पुतला दहन का आज ये कार्यक्रम, जहां पर सभी जिलों में पुतला दहन का कार्यक्रम तो होगा ही, लेकिन मुख्य कार्यक्रम जो है वो रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर है। और ऐसे में ये छात्र कह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा करिए, अन्यथा अब पुतला दहन से आगे बढ़कर ये छात्र जो हैं आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री के आवास का घेराव भी किया जा सकता है। हमारी गांधीवादी विचारधारा पे चलने का वो उनको अच्छा नहीं लगा। अब हम लोग जो है सो जिस तरह झारखंड राज्य को अलग करने में आदरणीय शिबू सोरेन जी ने उलगुलान किए थे, आदरणीय शिबू सोरेन जी जो है सो झारखंड निर्माण में जो है सो आर पार की लड़ाई लड़ी थी। अब हम लोग उनके रास्ते पर, भगत सिंह के रास्ते पर अब हम लोग चलने के लिए मजबूर हुए हैं और अब आर पार की लड़ाई होगी। आज जो है सो हम लोग जो है सो पूरे झारखंड के 2400 जिला मुख्यालय में हेमंत सोरेन जी का और जो है सो आदरणीय राहुल गांधी जी का जो सो पुतला दहन करने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन क्यों करने जा रहे हैं इसके बारे में तो जग जाहिर है कि वो जो से इस राज्य का मुख्यमंत्री है, अभी तक हमारी मांगों पर गंभीर नहीं है। राहुल गांधी जी का पुतला दहन इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी जी जो है सो उनका वरिष्ठ नेता है और वो भी जो है सो छात्रों के साथ अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। वो ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल के खेला खेल रहे हैं। वो केवल जो है सो छात्रों के साथ हैं, इसका केवल पोस्ट कर रहे हैं ट्विटर पे। ये नहीं चलेगा। अगर आप छात्रों के साथ हैं तो आप छात्रों के साथ ये चीज दिख क्यों नहीं रहा है? जो मांग है जेएसएससी सीजीएल को लेकर के और 11 to 13 जेपीएससी को लेकर के रद्द, मतलब रद्द। जेपीएससी 11 to 13 जेएसएससी सीजीएल रद्द और साथ में सीबीआई जांच। और अगर नहीं हो पा रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। यह मंच पहली बार यह मांग कर रहा है कि अगर आपसे सीजीएल और 11 to 13 जेपीएससी रद्द नहीं हो रहा है तो आप इस्तीफा दें। दूसरा, कल हम लोग महापुतला दहन करने वाले हैं सरकार बहादुर का, झारखंड के 24 जिलों के हर मुख्यालय में, और मुख्य पुतला अल्बर्ट एक्का चौक पे दहन किया जाएगा। पूरे झारखंड के 24 जिलों के छात्र सरकार बहादुर का पुतला दहन करने वाले हैं और रांची में भी पुतला दहन होने जा रहा है। तीसरा, अगर तब भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मैं झारखंड के तमाम छात्रों से आह्वान करता हूं, 10 तारीख को विधानसभा का घेराव झांकी था, सीएम आवास बाकी है, 20 तारीख को हम सीएम आवास घेरेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम वहीं बैठे रहेंगे। तो देखिए, सीएम और राहुल गांधी का पुतला दहन कार्यक्रम जिसका ऐलान कर दिया गया था और आज वो तारीख है जब ये पुतला दहन होने वाला है। सीधे हम अपने संवाददाता से ही जान लेते हैं। गौरव जहां हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, सुबह से आप इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अल्बर्ट एक्का चौक वो स्थल है जहां पर ये पुतला दहन का कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन क्या छात्र वहां तक पहुंच चुके हैं? क्या वक्त बताया जा रहा है जब ये पुतला दहन कार्यक्रम किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, पुतला दहन का कार्यक्रम आज देर शाम किया जाएगा, जो अल्बर्ट एक्का चौक पर किया जाएगा। इसके साथ साथ पूरे राज्य भर में विद्यार्थियों ने आह्वान किया है कि पूरे राज्य के विद्यार्थी अपने अपने जिले में पुतला दहन का कार्यक्रम करें और 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए सभी रांची पहुंचे। इस पुतला दहन के कार्यक्रम और इस मुख्यमंत्री आवास के घेराव के कार्यक्रम को लेकर झारखंड की जो मुख्य विपक्षी दल है यानी भाजपा ने भी विद्यार्थियों को समर्थन किया है। बाबूलाल मरांडी यानी भाजपा राज्य के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, भाजपा के जो सीनियर नेता है बाबूलाल मरांडी ने कहा है
कि हमारा नैतिक समर्थन विद्यार्थियों के साथ है। मुख्यमंत्री को हर धर्मेता छोड़ते हुए, जिद छोड़ते हुए विद्यार्थियों की बात माननी चाहिए, क्योंकि लंबे समय से विद्यार्थी आंदोलनरत है। वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों का भी अब आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब तक उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात नहीं की थी, लेकिन कल उन्हें उम्मीद थी कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर कोई बातचीत हो पाए, बात आगे बढ़ पाए। जब बात नहीं आगे बढ़ पाई तो कल देर रात भी उन्होंने ऐलान किया कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब हमारी बात नहीं मान सकते तो वो इस्तीफा भी दे दे। गौरव, लेकिन सवाल तो ये है कि जब मुख्यमंत्री कल झंडोत्तोलन के बाद प्रदेश के लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि छात्रों के हित की अनदेखी नहीं होगी और उनका हित सर्वोपरि है। तो फिर इन छात्रों की जो मुख्य मांगे हैं उसमें उसे लागू करने में या उसे इम्प्लीमेंट करने में क्या परेशानी है? देखिए, विद्यार्थियों की मुख्य मांग सीबीआई जांच है और सीबीआई जांच से सरकार अब तक पीछे हटती भी दिख रही है। सरकार सीबीआई जांच के का जो मांग है उसे मांगने को अब तक तैयार नहीं दिख रही है। शायद यही वजह है कि यहाँ मसला फंसा हुआ है। विद्यार्थियों की मांग सीजीएल रद्द करने को लेकर है, उसमें भी सरकार ने सहमति नहीं जताई है। सरकार का कहना है कि सीजीएल रद्द हम नहीं कर सकते क्योंकि वो कोर्ट के आदेश पर लिए गए हैं, लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि हमें किसी भी परिस्थिति में सीबीआई की जांच और सीजीएल की जो परीक्षा है वो रद्द होनी चाहिए, तभी हम अपने आंदोलन को बैक करेंगे। अब देखना होगा कि सरकार बैक होती है या विद्यार्थियों को बैक होना पड़ता है। गौरव, सवाल तो ये भी है ना कि जिस सीजीएल परीक्षा को लेकर छात्रों का आरोप है और उस परीक्षा को अगर रद्द नहीं किया जाता है तो फिर छात्रों को न्याय आखिर किस रूप में सरकार देगी? बिल्कुल, देखिए, सरकार कह रही है कि सीजीएल की जो परीक्षा ली गई है, हम विद्यार्थियों को न्याय दिलाने के लिए एक पूर्व न्यायाधीश के देखरेख में एक कमेटी बना देते हैं। वो कमेटी जांच करेगी और फिर जांच का रिपोर्ट जिस हिसाब से आएगा वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि हमने आंदोलन की शुरुआत ही सीबीआई जांच और सीजीएल रद्द करने की मांग के साथ की थी। अगर सरकार हमारी ये बातें मान ही नहीं रही है तो सरकार ये कैसे कह रही है कि हमारी 98% बातें मान ली गई? हमारी जब तक ये दो मांगे पूरी नहीं होगी हम आंदोलन स्थल से नहीं हटेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। और अब आंदोलन भगत सिंह के कदमों पर चलेगा। अब तक शांतिपूर्ण जो आंदोलन था उसमें अब छात्रों का आक्रोश भी देखने को मिलने लग गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। आज शाम ये पुतला दहन का कार्यक्रम छात्र आंदोलन में बैठे इन छात्रों की तरफ से किया गया है, जिसे नैतिक तौर पर विपक्षी पार्टी का भी समर्थन मिला हुआ है। छात्रों के सीएम आवास पर घेराव को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि अगर छात्र किताब और कलम छोड़कर आंदोलन के रास्ते पर आ गए हैं तो छात्रों की ओर से 20 अगस्त के सीएम आवास का महाघेराव इन दोनों नेताओं की निष्ठुरता की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर छात्र किताब छोड़कर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है, उनके ऊपर फर्जी हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज हो रहे, तो इसके लिए राहुल गांधी और हेमंत सोरेन पूरे तरीके से जिम्मेवार है। और राहुल गांधी का क्या कहना साहब, उनको प्रयागराज के छात्रों की गूंज सुनाई देती है। अब तो पुणे जा रहे हैं गूंज कार्यक्रम करने, लेकिन झारखंड के छात्रों की चित्कार नहीं सुनाई देती। और बड़ी खबर औरंगाबाद से आ रही है, जहां नकली नोटों के सिंडिकेट का खुलासा किया गया है। मदनपुर पुलिस ने यह खुलासा किया है, जिसमें 2,48,000 के नकली नोट बरामद किए गए। यहां 2 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया गया है। सुरेंद्र कुमार और विजय यादव की गिरफ्तारी, ये दोनों धंधेबाज हैं जिन्हें इस वक्त पकड़ा गया है। थाना मोड़ के पास वाहन चेकिंग के दौरान ये कामयाबी हासिल हुई और अब पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है कि आखिर इस नेटवर्क में कौन कौन से लोग शामिल हैं। हालांकि इस वक्त इसके चेन को जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। नकली नोटों का सिंडिकेट जो कि अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक तरीके से चोट पहुंचाता है, वहां उस कड़ी को अब खोजने की कोशिश की जा रही है। 2 धंधेबाज जरूर पकड़ में इस वक्त आए। तलाशी लेने पर 500 रुपये का कुल 297 नोट, जिसका मूल्य 1,48,500 रुपये है, जो जाली नोट था, को बरामद किया गया। उस व्यक्ति का नाम सुरेंद्र कुमार है, जिसे गिरफ्तार किया गया। उसी से और पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताए गए निशानदेही पे मिठैया मोड़ के पास से एक अन्य व्यक्ति, जिसका नाम विजय यादव है,
उसके पास से भी 500 रुपये का 200 जाली नोट जिसका कुल मूल्य 1 लाख रुपए है का भंडाफोड़ करते हुए। और इस खबर पर हमारे साथ औरंगाबाद से न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा जुड़ चुके हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है? दोनों तो पकड़े गए, लेकिन ये तो छोटे प्यादे हैं, आखिर इन तक ये नकली नोट पहुंचा कौन रहा था? इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां होना था? इस चेन में तो बहुत लोग होंगे। जी बिल्कुल, इस बात लोगों इन दोनों से जो गिरफ्तार हुए हैं ये तस्कर, इनसे पूछताछ की है पुलिस ने बहुत सारे नामों का उजागर तो नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे नामों का खुलासा हुआ है जिस पर पुलिस आगे काम कर रही है। पुलिस चूंकि अभी मामला जांच के अंतर्गत है, इसलिए पुलिस इस बात पर कुछ कहने को तैयार नहीं है, किसी तरह से कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। जी, ये नोट इन तक पहुंचे कहां से? इस बात की तहकीकात अभी की जा रही है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में है अभी जांच, और जो गिरफ्तार हुए हैं दोनों तस्कर उनसे बातचीत हुई है, पूछताछ हुई है। पूछताछ में कुछ नाम उजागर हुए हैं जिनकी जांच अभी पुलिस कर रही है, उन तक पहुंचने की कोशिश पुलिस अभी कर रही है। जी संजय, क्या इस बात की जानकारी मिल पाई कि ये नोट कहां पहुंचाए जाने थे, किस जगह पर इसे खपाना था? क्या इस लोकल स्तर पर ही इसे खपाने की तैयारी थी? नहीं, जैसा कि जो जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है, जो जानकारी हम तक पहुंची है उसके मुताबिक यह है कि ये जो जाली नोट का कारोबार जो है वो अभी इनिशियल स्टेज में औरंगाबाद में ये पहली दफा इस तरह का गिरोह पकड़ा गया है, और उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस बड़ी संजीदगी से इस मामले में तहकीकात में लगी हुई है, और चूंकि खुलासा इस वजह से चलिए इंतजार होगा कि पुलिस क्या खुलासा करती है, क्योंकि ये नेटवर्क बड़ा होगा और इस सिंडिकेट में कई लोग शामिल होंगे, और वो बड़े चेहरे कौन, ये कहां से नकली नोट इन तक पहुंच रहा था और इसका इस्तेमाल अब से पहले कितनी बार इन लोगों ने कहां किया है, ये तमाम जानकारियां सामने आनी जरूरी हो जाती है सुरक्षा के लिहाज से भी। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। खबर वैशाली से, जहां ठेकेदार राम नरेश राय हत्याकांड में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और मुख्य आरोपी सहदेव को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह जमीन का विवाद बताया जा रहा है। एसटीपीओ गोपाल मंडल ने यह कहा कि मृतक और आरोपियों के बीच जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था और कुछ महीने पहले राम नरेश राय को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। मृतक की पत्नी के बयान पर 3 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस बाकी आरोपियों और शूटरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी हुई है। तो राम नरेश हत्याकांड में इस वक्त बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया है। हालांकि जमीन का विवाद बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे पुलिस की तहकीकात भी इसी दिशा में आगे बढ़ती हुई और मुख्य आरोपी सहदेव राय की गिरफ्तारी के बाद से कहा जा रहा है कि यह मामला पूर्व से चला आ रहा था और इसी वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 3 नामजद और 4 अज्ञात लोग भी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर है और वो कब तक गिरफ्त में आते हैं ये देखना होगा। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर गिरफ्तारी के बाद की भी तस्वीर है, सदर थाना हाजीपुर की आप तस्वीर देख पा रहे होंगे। दूसरी तस्वीर उस दिन की जिन घटना को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने देखिए पीछा कर गोली मारी और 2 बाइक से ये 4 अपराधी आपको नजर भी आ रहे होंगे जो यहाँ पर ठेकेदार राम नरेश राय को यहाँ पर घेरते हैं और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सुबह के 5:12 का वक्त 13 अगस्त की तारीख, जब इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद ये अपराधी फरार थे। पुलिस की टीम को सूचना मिलते ही टीम वहां पहुंची और पुलिस टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी सहदेव राय पिता स्वर्गीय शीतल राय साकिन दिघीपुर थाना सदर जिला वैशाली को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायिक हिरासत भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। झारखंड के लातेहार से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। लुकुइया चांपी लोहरदगा पथ पर यह हादसा हुआ है। भारी वाहनों का प्रवेश मार्ग पर वर्जित प्रवेश मार्ग पर उन्हें आवाजाही नहीं करनी थी, लेकिन इसके बावजूद ये चीजें चल रही थी। लगातार हो रहे हादसों पर अब एक्शन भी लेना शुरू कर दिया गया है। डीसी कार्यालय ने अब आदेश जारी कर दिया है
कि यहाँ पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जाती है। बता दें आपको कि चंदवा चांपी लोहरदगा मार्ग स्थित 1.5 टरवा घाटी में भारी कंटेनर की चपेट में आने की वजह से देखिए 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इस दौरान घायल भी हैं। जानकारी के मुताबिक लोहरदगा की ओर से आ रहा एक भारी कंटेनर, जिसे आप तस्वीर में देख भी पा रहे होंगे, घाटी के तीखे ढलान पर बेकाबू हो जाता है और बेकाबू इस कंटेनर ने पहले चंदवा से लोहरदगा की तरफ जा रही एक बाइक को अपनी चपेट में लिया और उसके बाद कंटेनर ने एक ऑटो को भी जोरदार टक्कर मारी। और टक्कर कितनी भीषण थी, इस हादसे पर तस्वीर जो सामने नजर आई है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरी तरीके से ये जो ऑटो है उसके परखच्चे उड़ गए, एक के बाद एक 2 वाहनों की चपेट में आने के बाद से इलाके में और इस घटनास्थल पर चीख पुकार मच जाती है। हालांकि पुलिस और राहत दल घटनास्थल पर पहुंची, घायल लोगों को यहां से निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 6 लोगों की तब तक मौत हो चुकी थी। खबर मोतिहारी से, जहां फर्जी आधार कार्ड का खेल का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। भारत नेपाल सीमा से फर्जी आधार कार्ड और दस्तावेज के जरिए विदेशी नागरिकों को भारतीय पहचान देने के कथित खेल को उजागर किया गया। रक्सौल, रामगढ़वा, भेलाही, आदापुर, हरपुर, नकरदेई का ये पूरा इलाका, इस तरह के नेटवर्क की शिकायत बार बार आ रही थी और उसी शिकायत के आधार पर जिला प्रशासन और पुलिस जो है वो हरकत में आई। आदापुर और रामगढ़वा थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 साइबर कैफे संचालकों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप ये भी कि साइबर कैफे के जरिए ही नेपाल के लोगों के फर्जी दस्तावेज यहां तैयार किए जा रहे थे, उनका आधार कार्ड तक बनवाया जा रहा था। मामला सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की चिंता इस वक्त बढ़ गई है और ऐसे में अब सवाल ये कि इस फर्जीवाड़े के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं और नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी हैं, ये पता लगाना है। हालांकि इस वक्त पुलिस के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। हम लोग इंडो नेपाल जो बॉर्डर है वहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं, लगातार सूचना संकलन कर रहे हैं और कुछ मामले ऐसे आए थे जिसमें फर्जी आधार कार्ड लोगों की तरह बनवाए गए थे, तो इन लोगों पे कार्रवाई की गई है। और हाल में ही आदापुर थाना अंतर्गत जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जहाँ साइबर कैफ़े में फर्जी आधार कार्ड बनाया जा रहा था। एक नेपाली व्यक्ति था जिसका फर्जी आधार कार्ड बनाया गया था, इसमें गिरफ्तार किया गया साइबर कैफ़े के संचालक को। और इस तरह के कुल जो है 6 मामले अब तक मोतिहारी जिला में दर्ज किए गए हैं अलग अलग थानों में। और संवाददाता मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ के। अवनीश, बड़ी चिंता की बात, क्योंकि पहचान पत्र और आधार कार्ड जैसे पहचान पत्र यहां बनाए जा रहे हैं, तो ये सिंडिकेट लंबा होगा, बड़ा होगा और काफी वक्त से चल रहा होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए भारत नेपाल सीमा इलाकों में लगातार फर्जी आधार कार्ड बनाने का सिलसिला लगातार जारी है और ये बड़ा मामला है कि आखिर जो नेपाल के लोग हैं उनका फर्जी तरीके से कैसे आधार कार्ड बन जा रहा है, आखिर बांग्लादेश के लोग निवासी हैं वो फर्जी तरीके से आधार कार्ड कैसे बनवा रहे हैं। आदापुर में 2 साइबर संचालक को हिरासत में पुलिस ने लिया, इनको गिरफ्तार किया और जब जानकारी जुटाई तो ये जानकारी मिली कि प्रफुल्ल तिवारी का उन्होंने फर्जी तरीके से आधार कार्ड भारतीय बना दिया था। और जब पूरी कागजात की जांच हुई तो ये जानकारी मिली कि इससे पहले भी कई इस तरह के काम हुए हैं, खासतौर पर रामगढ़वा, नकरदेई, आदापुर, हरपुर, रक्सौल, ये तमाम जो बॉर्डर इलाके हैं भारत नेपाल के, उन इलाकों में फर्जी दस्तावेज बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले भी कई कार्रवाइयां हुई है, लेकिन बड़ा जो सिंडिकेट है उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है और इसी का कहीं कहीं असर है कि अभी भी इस तरह के कागजात। बिल्कुल अवनीश, ये तो छोटे चेहरे हैं, संचालक, कैफे संचालक, ये तो एक तरीके से इसके जरिए अपनी पहचान छुपाने की भी कोशिश और इसके जरिए दूसरे काम को करने का भी आधार बना लिया गया। लेकिन ये तो छोटे प्यादे हैं, इनके पीछे बड़े लोग भी शामिल होंगे जिन तक ये पूरा खेल का प्रॉफिट जो है वो पहुंचता होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, कई लोग इसमें और शामिल हैं जिन पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और बड़ी जो मछली है वो अभी तक नहीं पकड़ी गई है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि कई जो विदेशी नागरिक पकड़े गए थे उनके यहाँ के आधार कार्ड जो है भारतीय आधार कार्ड बने मिले, तो ये भी एक बड़ा मामला था कि आखिर विदेशी नागरिकों का आधार कार्ड कैसे बन गया, कैसे फर्जी तरीके से उन लोगों ने कागजात इकट्ठा कर लिया। इस बार भी जो पकड़े गए हैं उन्होंने फर्जी तरीके से जो है आधार कार्ड बनवाया है, गलत कागजात दिया है, उस कागजात का वेरीफाई कौन किया। कितने लोगों के आधार कार्ड अब तक इस कैफे संचालक की तरफ से बनाए गए हैं, क्या ये डिटेल सामने आ पाया? क्योंकि ये तो आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी एक गंभीर विषय है।
हाँ बिल्कुल, देखिए जो स्वर्ण प्रभात एसपी यहाँ के हैं, उन्होंने कड़ा एक्शन लिया, साइबर संचालक को गिरफ्तार जरूर करवाया और ये जानकारी जुटाने में लगे हैं कि आखिर इससे पहले कितने लोगों का इन लोगों ने बना के दिया था, क्योंकि इस बार जो है 2 आधार कार्ड इन्होंने फर्जी तरीके से बनाया था, लेकिन इससे पहले भी इस रैकेट में पहले से भी इस तरह के काम हो रहे थे और इसी का जानकारी मिली थी और तब कार्रवाई हुई। तो हमें लगता है कि पुलिस पूरी जानकारी जुटाने में लगी है कि इन इलाकों में, खासतौर पर भारत नेपाल सीमा के इलाकों में कौन कौन से ऐसे साइबर संचालक हैं जो फर्जी तरीके से कागजात बनाकर आधार कार्ड बना रहे हैं, उनकी जांच अब पुलिस आंतरिक। बिल्कुल, और अवनीश देखना होगा कि पुलिस की ये कार्रवाई आगे किन किन लोगों तक पहुंचती है और कौन लोग इसमें और गिरफ्तार होते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। खबर सीवान से, जहां जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया। दरौंदा थाना क्षेत्र के मर्दनपुर गांव में जमीन के विवाद को लेकर पट्टीदारों के बीच ही कहासुनी पहले हुई और देखते ही देखते ये कहासुनी हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। आरोप इसी दौरान ये कि चाकूबाजी की जाती है। अनूप कुमार गंभीर रूप से इस चाकूबाजी में घायल हो गए। चाकू लगने के बाद अनूप लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। परिजन आनन फानन में उन्हें महाराजगंज अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए सीवान सदर अस्पताल उन्हें रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस गांव में पहुंची और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बड़ा संदेश देते हुए कहा कि अब देश के लिए जान देने की बात नहीं होगी, बल्कि देश के लिए जीने का संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग देश के खिलाफ काम करेंगे उनके खिलाफ सख्ती से खड़ा होना होगा। अब देश के लिए जान देने का नहीं, जान लेने का समय है। पूर्ण भारतवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की तो ढेर सारी शुभकामनाएं दे ही रहे, एक संदेशा भी देना चाहे। अब तक हम लोग कहते थे देश तेरे लिए जान दे देंगे, मर मिटेंगे हम, जान दे देंगे। अब इस 80वें स्वतंत्रता दिवस के बाद एक नया संकल्प लेना चाहिए भारत के लोगों को। अब जान देंगे नहीं, अब जिएंगे, और जो देश के खिलाफ रहेगा, जो देश के खिलाफ कार्य करेगा, उनकी जान ले लेंगे। तो सावन में सुल्तानगंज के गंगा घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। कच्ची कांवरिया पथ पर आस्था के साथ देशभक्ति भी साफ नजर आती है। दार्जिलिंग से आए शिव भक्त भगवा कपड़े पहनकर और हाथ में तिरंगा लेकर परिवार के साथ बाइक से देवघर जा रहे हैं। सभी बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पित करने के लिए रवाना हुए। उनका अंदाज लोगों को अपनी ओर बरबस ही आकर्षित कर रहा है। में सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक आस्था की बयार बह रही है, तो वहीं शिव भक्तों में देशभक्ति का जुनून भी दिखाई पड़ रहा है। तस्वीर देखिए कि किस तरह से शिव के भक्त जो हैं वो बड़े ही उत्साहित हैं और अपने साथ भगवान भोलेनाथ की भक्ति के साथ देश का झंडा भी लेकर भोले के दरबार जा रहे हैं। आप बम जी कहाँ से आना हुआ है? ये वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी है, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग है। हम लोग वहाँ से बाइक से आते हैं हर साल, बाइक स्कूटी हम लोग सब आते हैं 8-10 बाइक। उसके बाद अभी हम लोग का हर घर तिरंगा का अभियान भी चल रहा है। उसके कारण 15 अगस्त में हम लोग इसलिए भी आए कि एक अच्छा दृश्य जाएगा, जो हम लोग बाबा धाम जा रहे हैं और अपना इंडियन फ्लैग जो है नेशनल फ्लैग, उसका एक सम्मान, उसके कारण। और 15 अगस्त को तो हम लोग को महराना है, और हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा। भक्ति और देशभक्ति भी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रीतम शाह है। देखिए बड़े ही आकर्षक ढंग से ये सभी श्रद्धालु सजे हुए हैं और बाबा की भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का भी संदेश लेकर देवघर जा रहे हैं। वाकई में भगवान भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं वो बड़े ही निराले होते हैं और बाबा भोले की महिमा भी अपरंपार होती है, और इसकी झलक जो है सुल्तानगंज के कच्ची कांवरिया पथ को देखने को मिल रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर।